एक पत्थर में एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट की, उसको काइनेटिक में चेंज किया, और काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी कहाँ लग गई जाके, वाटर के मॉलिक्यूल में। कहाँ लग गई, वाटर के मॉलिक्यूल्स में जाके लग। सॉरी, न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो आपके ना ही एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती, एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंड नहीं करती, ना ही एटॉमिक मास पे डिपेंड करती, दोनों में से किसी पे भी चीज पे डिपेंड नहीं करती। अरे आओ आओ, मुझे तुम्हारे इंतजार था। क्या मतलब तुम गलती से यहाँ पे आए हो? नहीं नहीं नहीं, अब तुम जा नहीं सकते, तुम जा नहीं सकते। हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम जनार्दन दीक्षित है और आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स, किस में क्या गलती, किस में क्या अच्छाई। और आज से आज का आपका इस चैप्टर का मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। इसके पहले हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ चार्ज, ये सब पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का मास कितने गुना भारी होता है, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास एएमयू में कितना होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट क्यों किया जाता है, सब आपको मैंने समझाया है, दिखाया है। तो इस लेक्चर में शुरुआत करते हैं। आपके जो 4 एटॉमिक मॉडल हैं, 4 एटॉमिक मॉडल हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है बेटा, कोई नहीं बताता इन चीज़ों को। एक बार देखिएगा, 10-5 मिनट दीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगी। एटॉमिक मॉडल्स कौन कौन से हैं? पहला है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ये कौन सा थॉमसन है? वही थॉमसन है जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, जे थॉमसन। ये भी क्या है? जे थॉमसन। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल। दूसरा है आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सच बात बताऊं तो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल नहीं दिया था, उसके 2 स्टूडेंट ने दिया था। उसके 2 स्टूडेंट ने मिलकर ये किया था काम, कारनामा। उनका नाम था गीगर और मार्सडेन। इनके बारे में आपको कोई बताता नहीं है, लेकिन हम बताएंगे ज़रूर, क्योंकि जितना ज़्यादा थ्योरी से आप रिलेट करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, न्यूमेरिकल्स आसान हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है बोर एटॉमिक मॉडल, जिसको आप लोग पहले भी कई बार देख चुके हो अपनी छोटी क्लासेस में। बोर एटॉमिक मॉडल। और चौथा होगा आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। पहले के 3 और चौथे वाले में क्या डिफरेंस है? पहले के 3 फेल क्यों हुए? क्या ऐसा हुआ जो ये फेल होने की कगार पे आ गए? आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, पहले के जो 3 हैं, 1, 2 और 3, ये बेस हैं आपके क्लासिकल मैकेनिक्स पे। किस पे बेस हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स पे, क्लासिकल मैकेनिक्स पे। और ये जो 3 के 3 आपके मॉडल्स हैं, ये डुअल नेचर नहीं मानते, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन नहीं मानते। डुअल नेचर क्या होता है सब आपको बताएंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है सब आपको बताएंगे। डुअल नेचर नहीं मानते, बल्कि जो चौथा वाला है आपका, वो बेस है आपके क्वांटम मैकेनिक्स पे, प्योरली क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस है, क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस है। और ये आपका डुअल नेचर मानता है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन जो है, ऑफ रेडिएशन जो है वो ये मानता है। ऊपर के 3 नहीं मानते। आइए तो पहले देखते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से आपके ऊपर वाले जो अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो। पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये पिक्टोरियल मॉडल है, पिक्टोरियल मॉडल है। इनमें कैलकुलेशन कुछ खास नहीं है, कैलकुलेशन कुछ खास नहीं है, या फिर कैलकुलेशन बहुत कम है, लेस है। बल्कि जो चौथा वाला है वो पिक्टोरियल नहीं है, वो पिक्टोरियल नहीं है, पिक्टोरियल नहीं है, कैलकुलेशन बेस है, कैलकुलेशन बेस है, कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है जी। आइए थोड़ा बहुत डिफरेंस सीखते हैं कि क्वांटम और क्लासिकल में क्या डिफरेंस है, क्वांटम और क्लासिकल में क्या डिफरेंस है। आइए देखते हैं।
देखिए क्लासिकल एक तरफ, क्लासिकल के बारे में पहले बता देते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स, सर क्लासिकल मैकेनिक्स बताती है, पहली बात ये थ्योरी किसके लिए होती है, माइक्रोस्कोपिक माइक्रो सॉरी रुको सर, ये क्लासिकल मैकेनिक्स आपको बताती है कि आपके जो सब्सटेंस हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है, उसमें कहीं पे भी कुछ डिसकंटिन्यूटी नहीं आती। मतलब अगर एनर्जी एक फॉर्म में बराबर एक के बराबर एक निकलती चली जा रही है, बल्कि आपका जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है वो ये कहता है कि आपका जो सब्सटेंस है उसकी एनर्जी डिसकंटिन्यूअस है, और एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। एनर्जी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, यस, ये डिफरेंस है मेनली, है ना। देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको सच में बताऊं तो एक पुरानी थ्योरी है जिसको पुराने साइंटिस्ट मानते थे, न्यूटन मानते थे। कौन मानते थे? न्यूटन जैसे साइंटिस्ट इस थ्योरी को लेके आए थे। न्यूटन जैसे साइंटिस्ट इस थ्योरी को लेके आए थे। क्वांटम मैकेनिक्स को कौन लेके आया था, कोई बताएगा? यस मैं बताता हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स को आपको लेके आए थे हाइजेनबर्ग जैसे साइंटिस्ट, श्रोडिंगर जैसे साइंटिस्ट, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। श्रोडिंगर जैसे साइंटिस्ट को लेके आए थे। और भी साइंटिस्ट का बहुत सारा योगदान है, लेकिन इन साइंटिस्ट का नाम हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। क्लासिकल और क्वांटम में ये डिफरेंस है कि आपकी एनर्जी कंटिन्यूअस मानी जाएगी तो क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना, और अगर एनर्जी आपकी कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस मानी जाए तो क्या होगी, क्वांटम मैकेनिक्स। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होंगी क्योंकि अभी पढ़ाई नहीं है ना। शुरुआत करते हैं एक एक चीज़ करके, फिर आपको समझाते हैं। अच्छा, डुअल नेचर क्या है? डुअल नेचर समझाता हूँ आपको, आओ देखो। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें से कुछ एनर्जी निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो रेडिएशन में जो ज़्यादातर साइंटिस्ट थे वो ये मानते थे कि इसमें केवल और केवल वेव नेचर है, पहला। दूसरा, कई साइंटिस्ट ये मानते थे कि वेव प्लस पार्टिकल नेचर है। जैसे अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को सन कह दूं तो इसमें से क्या निकल रही होगी, लाइट। तो लाइट असल में जो है आपकी वो डुअल नेचर की, क्या है, डुअल नेचर की है, और लोग इसको मानते नहीं थे। एक तुमको एग्जांपल भी दिखाता हूं। मान लो ये तालाब है, मान लो क्या ये तालाब है। तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, है ना। तुम्हारे हाथ में एक पत्थर है, क्या है, पत्थर। तुमने इस पत्थर को इधर दे मारा, इसमें पानी भरा हुआ था। तालाब में क्या है, सूखा नहीं है बे, पानी भरा है, ठीक। क्या यहाँ पे इस तालाब में क्या ये जो पत्थर जब तुम मारोगे तो यहाँ पे जो पत्थर जहाँ पे लड़ेगा जाके वहाँ पे वेव बनेगी कि नहीं बनेगी? यस सर। तो मेरे हिसाब से तुमने पत्थर में एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट की, उसको काइनेटिक में चेंज किया, और काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी कहाँ लग गई जाके, वाटर के मॉलिक्यूल में। कहाँ लग गई, वाटर के मॉलिक्यूल्स में जाके लग गई। अच्छा, एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को धक्का दिया, ऐसे तीसरा, ऐसे चौथा, ऐसे पांचवा, ऐसे छठा, और ये एक के बाद एक लेयर बनती चली गई, और लेयर बनी और फिर बाहर जाके थोड़ी दूर जाके धीमी पड़ गई। अब कहा जाएगा तो मैं तो इसको ये कहूंगा कि एनर्जी क्या हुआ है यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है। यस सर। एनर्जी निकली है कि नहीं निकली? यस सर। तुमने पोटेंशियल को काइनेटिक बना के फेंका है, निकली एनर्जी, ठीक है। अच्छा, क्या ये एनर्जी, क्या ये रेडिएशन, ये जो एनर्जी निकली है,
इसमें दो नेचर है कि नहीं है? आंखों से दिख रहा है वेव नेचर, आंखों से दिख रहा है वेव नेचर, और बल्कि ये वेव बनी कैसे हैं? एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को धक्का मारा, दूसरे ने तीसरे को धक्का मारा, तीसरे ने चौथे को धक्का मारा, चौथे ने पांचवे को धक्का मारा। मुझको तो ये लग रहा है यहाँ पे पार्टिकल अपनी एनर्जी एक दूसरे को दे रहे हैं, और एक छोटा पार्टिकल दूसरे अपने छोटे पार्टिकल को जो एनर्जी दे रहा है, एक पार्टिकल की एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। वन पार्टिकल एनर्जी, वन पार्टिकल की एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्वांटा, क्वांटा, या फिर इसी को हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटॉन, फोटॉन बोलते हैं। ठीक है ठीक है, क्वांटा। एक एक पार्टिकल की एनर्जी को हम लोग क्वांटा बोलते हैं, और उसी को हम लोग फोटॉन भी बोल सकते हैं। वन पार्टिकल की एनर्जी जो होगी उसको हम लोग क्वांटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है डुअल नेचर और क्लासिकल और क्वांटम। अब जैसे जैसे एक एक मॉडल हम पढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे चीज़ें हमको और क्लियर हो जाएंगी कि भैया इसमें हमारा कौन सा मॉडल क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं आपके थॉमसन एटॉमिक मॉडल से। किससे शुरुआत करते हैं? थॉमसन एटॉमिक मॉडल से। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये जो थॉमसन भैया थे, ये कह के चले गए बड़ी बड़ी बातें, कह के चले गए बड़ी बड़ी बातें। इन्होंने कहा कि एक तरबूज को अगर तुम काट दो बीच में से, तो उसके जो बीज दिखेंगे, काले काले बीज, काले काले बीज दिखेंगे, वो तुम्हारे क्या होंगे? निगेटिव चार्ज। क्या होंगे? निगेटिव चार्ज। और जो बाकी का रेड पोर्शन होगा, बाकी का जो रेड पोर्शन होगा, रेड पोर्शन, उसको हम क्या कह देंगे? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसको इन्होंने कहा वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, या फिर इसी को हम प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पडिंग मॉडल। ठीक है, अच्छा, इन्होंने कहा कि हमारा जो एटम है वो स्टेबल है स्टैटिकली। लोगों ने कहा कैसे? उसने कहा जितना निगेटिव वाले बीज है ना उतना ही रेड है। ऐसे कैसे? इनकी ये बात किसी समझ में नहीं आई। दूसरा इन्होंने कहा मेरा एटम जो है उसका जो रेडियस है, एटम का जो रेडियस है वो होगा हमारा 10⁻⁻10 मीटर। बड़ा छोटा एटम उन्होंने बताया। तो लोगों ने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, बढ़िया है, करो। ये भैया सही नहीं था काम, ये काम सही नहीं था। यहीं पे इनकी लिमिटेशन भी पढ़ लें, छोटा सा मॉडल है, पढ़ना तो पड़ेगा। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के बारे में नहीं बता पाए, ये न्यूक्लियस के बारे में नहीं बता पाए, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के बारे में नहीं बता पाए, न्यूक्लियस के बारे में नहीं बता पाए, और एटम की स्टेबिलिटी के बारे में भी नहीं बता पाए। गलत बता दिए, स्टेबिलिटी के बारे में भी नहीं बता पाए। तो ये तीन मेन ड्रॉबैक हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल के। कुछ खास नहीं है, बस एक पिक्टोरियल सोच है कि तरबूज को काटो तो तरबूज का बीच में जैसा दिखेगा वैसा एटम दिख रहा होगा। केवल सोच रहे हैं पहाड़ों पे बैठ के, कुछ भी इसमें असलियत नहीं है, कुछ भी इसमें असलियत नहीं है। दूसरा अगर मॉडल की बात करूँ, थॉमसन है, थॉमसन। दूसरे अगर मॉडल की बात करूं तो वो कौन सा है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। दिया किसने? इसने नहीं दिया, दिया है दो बच्चों ने। फिर से नाम लिख रहा हूं, गीगर और मार्सन, गीगर और मार्सडेन, मार्सडेन। देखो इन दोनों बच्चों ने क्या किया था। इन दोनों बच्चों ने एक फॉइल की कवरिंग की एक कार्डबोर्ड पे और उसको एक गोले में बंद कर दिया। फॉइल, ऐसे फॉइल लगा देते हैं,
और ये फॉयल की जो कवरिंग है ये जिंक सल्फाइड की है। किसकी है? जिंक सल्फाइड की। समझ गए यहाँ पे क्या होने वाला है? ठीक। एक इन्होंने ली यहाँ पे गोल्ड की फॉयल। क्या ले ली? गोल्ड की फॉयल ले ली इन्होंने। गोल्ड की फॉयल, गोल्ड की फॉयल जो बहुत ही ज्यादा मैलिएबल होती है, जो बहुत ही ज्यादा मैलिएबल होती है, मतलब इसको थिन शीट में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। थिन शीट में, ठीक है। बहुत ही ज्यादा, मतलब पीट पीट के उसको बहुत ही पतला आप बना सकते हो। अच्छा, यहां पे एक इन्होंने सोर्स रख दिया। सोर्स, क्या रख दिया? सोर्स। ये सोर्स जो है वो एमिट करेगा आपका अल्फा पार्टिकल। क्या करेगा? अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा। और पिछली क्लास में पढ़ के आए अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम +2 4 और ये 2। ये जो आपका आयन है, ये जो आपका आयन है हीलियम गैस का जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। इसकी बम्बार्टमेंट कराई गई इस पे, मतलब कि यहां से ये ऐसे 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 गोल्ड फॉइल पे हुआ क्या? ज्यादातर तो जो रेस थी, जो अल्फा पार्टिकल की रेस थी, वो सीधी निकल गई। कैसे निकल गई? सीधी निकल गई, ऐसे। लाखों की संख्या में करवाया गया था, लाखों की संख्या में। और ये जो एक्सपेरिमेंट था 3 महीने तक चला था। 3 महीने, 3 मंथ्स। कौन ऑब्जर्व कर रहा था? गीगर और मार्सन। कौन ऑब्जर्व कर रहा था? गीगर और मार्सन। हो ये रहा था कि मैक्सिमम रेस तो आपकी निकली जा रही थी, कुछ रेस आपकी डिफ्लेक्ट हो रही थी, कुछ रेस आपकी डिफ्लेक्ट हो रही थी, कुछ उधर हो रही थी और कुछ इधर हो रही थी। और एक आधी रे जो थी आपकी, एक आधी रे जो थी वो सामने से जाके सर वापस घूम रही थी 180, वापस घूम रही थी, डिफ्लेक्ट कर रही थी। किस एंगल से? 180 के एंगल से डिफ्लेक्ट कर रही थी। ये था, और ये था आपका सेटअप। अब इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या क्या कंक्लूजन है उनको देखो आके, उनको देखो आके, जरा बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, पहली बात, ऑब्जर्वेशन क्या क्या है? ऑब्जर्वेशन क्या क्या है? ऑब्जर्वेशन क्या क्या है? ऑब्जर्वेशन पहली है, मोस्ट ऑफ द रेज, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज passes विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। दूसरा, फ्यू रेज डिफ्लेक्ट विद एक्यूट एंगल, डिफ्लेक्ट विद एक्यूट एंगल, विद एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब जानते हो? छोटे एंगल से। मान लो कोई 30 के एंगल से रोटेट कर गया, कोई 20 के एंगल से रोटेट कर गया, ऐसा कुछ है ना, ऐसा। ठीक। अच्छा, तीसरी ऑब्जर्वेशन, 1 आउट ऑफ 20,000 रेज डिफ्लेक्ट बैक at 180 degree deflection, at 180 degree from the center of the foils, from the center। इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ा जा रहा था। किस लेवल पे इसकी स्टडी हो रही थी? फोर्थ ऑब्जर्वेशन, स्टडी हो रही थी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, स्टडी हो रही थी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। देखो हो क्या रहा था, ये दो बच्चे हैं गीगर और मार्सन। हाँ,
दो बच्चे हैं गीगर और मार्सन, ये अल्फा रे की स्टडी कर रहे थे। ये कोई एटॉमिक मॉडल की स्टडी नहीं कर रहे थे, ये स्टडी कर रहे थे अल्फा रे की। और अल्फा रे की स्टडी ये लोग कर रहे थे गोल्ड फॉइल पे। और करते करते इन लोग की ऑब्जर्वेशन ये हो रही थी कि एक इंसान बैठता था तो एक इंसान अपना खाया पीता रहता था, कुछ और करता रहता था। गीगर कभी कभी देखता था कुछ रेज डिफ्लेक्ट हुई, ऐसे मार्सन भी कभी बैठता तो कहते थे हाँ भाई कुछ रेज डिफ्लेक्ट हुई। कई महीने बीत गए, 1-1.5 महीना बीत गया। फिर अचानक से खासकर गीगर को एक दिन दिखा कि रे एक डिफ्लेक्ट कर गई। अच्छा, ऐसे कैसे पता चल रहा है कि रे डिफ्लेक्ट कर गई, सीधी चली गई? देखो पीछे आपने क्या लगा रखा है, पूरे में क्या लगा रखा है? जिंक सल्फाइड। क्या लगा रखा है? जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड जहां पे भी टकराएंगी रेज वहां पे क्या करेगा? ग्लो। ज्यादातर रेज सीधी जा रही थी, सीधी ग्लो कर रही थी सामने सामने, कुछ यहां पे ग्लो कर रही थी ऊपर और कुछ नीचे ग्लो कर रही थी यहां पे। महीने भर बाद इनको यहां पे एक ग्लो मिल गया, जस्ट अपने सोर्स के पीछे, जस्ट अपने सोर्स के पीछे। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है भैया? गीगर ने देखा, मार्सन को बुलाया, मार्सन मानने को तैयार नहीं कि ऐसा हो भी सकता है। मार्सन भी फिर कहा कि चलो खाना पीना छोड़ के बैठ जाते हैं। बैठो बैठो देखो भैया जैसे ये कैसे पीछे डिफ्लेक्शन आ रहा है, कि पीछे कैसे ग्लो आ रहा है ना। भाई वो भी देखा, ग्लो आ गया। फिर ये दोनों गए अपने टीचर के पास जो इनका हेड था। एक लैब में ये लोग काम करते थे, है ना, सीखते थे दोनों रदरफोर्ड से। रदरफोर्ड ने इनकी थ्योरी को अपनी थ्योरी बता दिया। गए ये लोग उसके पास और रदरफोर्ड को पूरा समझाया कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है। तो रदरफोर्ड ने इसको कहा ये तो भैया एटम का मॉडल क्रिएट हो गया है। क्या क्रिएट हो गया है? एटम का मॉडल क्रिएट हो गया है। तो लोगों ने कहा कैसे, ऐसे कैसे क्रिएट हो गया? तो रदरफोर्ड ने ये जो ऑब्जर्वेशन उनके बच्चों ने की थी, किसने की थी? किसने की थी? ये ऑब्जर्वेशन करी थी स्टूडेंट ने। इस ऑब्जर्वेशन को किसने ले लिया? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने इसके बाद कुछ कंक्लूजन दिए। क्या दिए? कुछ कंक्लूजन दिए। उन कंक्लूजन को पढ़ के हम लोग ये जानेंगे कि एटॉमिक मॉडल कैसा था। पहली बार कोई दिमाग लगा के कोई काम हो रहा था। थॉमसन ने तो पता नहीं क्या करके दे दिया था, है ना, क्या सोच समझ के दे दिया था, पता नहीं चला। तो ये आपने ऑब्जर्वेशन देख ली है। आइए फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि इसकी कंक्लूजन क्या है। इधर का मिटा दें, ये डायग्राम आप फिर से बना लेना, देख लेना एक बार इसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन कंक्लूजन पहला कंक्लूजन है कि एटम जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, खाली है, कुछ नहीं है वहां पे, क्योंकि सारी रेज पास कर रही हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। अच्छा, दूसरा पॉइंट, फ्यू नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट in some specific area। तीसरा, very small area consist of positive charge जो कि 180 डिग्री डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। इसको बाद में चल के इन लोगों ने क्या कहा? न्यूक्लियस। कोई अगर पूछे कि किस एटॉमिक मॉडल में पहली बार न्यूक्लियस का नाम लिया गया था तो कह देना रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। किस मॉडल में लिया गया था? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखिए कैसे कैसे पता किया। ज़्यादातर रेस खाली जा रही थी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, तो उन्होंने कहा कि भैया एटम खाली होगा। ठीक, फ्यू रेज कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर रही थी, याद है आपको? कुछ जैसे मान लो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है और सामने से कौन आ रहा है? हीलियम, जिसके ऊपर चार्ज कौन सा है? +2।
भाई ये रे आएगी तो तुमको लगेगा ये तो चिपक जाएगी सर, डिफ्लेक्ट कहाँ करेगी, डिफ्लेक्ट कहाँ करेगी। लेकिन सर एक ही पार्टिकल थोड़ी ना अल्फा का आ रहा है, कितने आ रहे हैं, लाखों आ रहे हैं, जूम 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 करते करते लाखों आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अल्फा रेस की बम्बार्टमेंट हो रही है बेटा। तो अल्फा रे आई, पार्टिकल आए आए आए, कितने सारा पार्टिकल ये अट्रैक्ट करेगा, कुछ अट्रैक्ट करेगा, फिर उसके बाद जो आएंगे उनको क्या कर देगा, डिफ्लेक्ट। क्योंकि ऊपर की कवरिंग क्या हो रही होगी, पॉजिटिव चार्ज की कवरिंग हो रही होगी, अंदर का निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा होगा और बाहर की कवरिंग क्या कर रही होगी, डिफ्लेक्ट कर रही होगी, दूर भेज रही होगी। तो होता ये कि आता है पास में अल्फा पार्टिकल और चला जाता है किसी एंगल से, चला जाता है किसी एंगल से, ठीक। अब अगर सेंटर की बात की जाए, जो बहुत ही कम हो रहा था, 1/20,000 रेस के साथ ऐसा हो रहा था कि ये पॉजिटिव सामने से क्या आ रहा है, हीलियम पॉजिटिव, तो ये भाई पास में अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा था, यहाँ पे आ रहा था पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या कर रहा था, रिपेल। तो यहाँ पे आने के बाद कुछ एक डिस्टेंस पर रुक के, इसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहाँ तक आया, रुक गया, फिर यहीं से वापस, इसको कहते हैं 180 डिग्री डिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन। ये बहुत ही छोटे से एरिया में हो रहा था, इसको कहा गया न्यूक्लियस। और कहा गया कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी चीजें एम्प्टी ही जाएंगी, रेस खाली जाएंगी, कुछ में डिफ्लेक्शन हो जाएगा जिसको हम नेगेटिव चार्ज कहेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन कह देंगे, या फिर कह देंगे क्या, इसको क्या कह देंगे, इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या कह देंगे, प्रोटॉन। बल्कि इन्होंने प्रोटॉन तो नहीं कहा था, इन्होंने कहा था क्या, न्यूक्लियस, प्रोटॉन कह देंगे, न्यूक्लियस कह देंगे, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ही आपके न्यूट्रॉन्स भी रहते हैं। इसकी जो रीज़न है मैं पिछली क्लास में दे चुका हूँ, मास को एडजस्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, मास को एडजस्ट करने के लिए। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा तो ये पूरी थ्योरी है, पूरी ऑब्जर्वेशन है आपके रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। कहानियाँ इसमें बहुत सारी हैं। गीगर और मार्सन को वो इज्जत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, वो इज्जत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। जो नाम, जो शोहरत, जो रुतबा रदरफोर्ड को मिला, आगे चल के उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, वो इन बच्चों को नहीं मिला। तो संभल के रहिए, यहाँ पे टीचर भी टीचर जैसा नहीं है, आपकी चीज़ें लेके भाग जाएंगे लोग, है ना। तो बच के रहिएगा थोड़ा सा। और हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं, इसको नोट करिएगा। आइए कुछ इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उन चीज़ों को पढ़ते हैं, फिर आपको बताएंगे और चीज़ें, है ना। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, अभी ये मॉडल ख़त्म नहीं हुआ है ना, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। ठीक है सर, पहले हम लोग किसकी बात करें, रेडियस एटम का कितना बताया था थॉमसन ने, 10⁻⁻10 मीटर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इन लोगों ने बताया, न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया, गीगर और मार्सन। कितना बताया, इन्होंने कहा जो हमारा जो न्यूक्लियस का है वो 10⁻15 मीटर है। अच्छा, कौन सी वैल्यू ज़्यादा छोटी है, 10⁻10 की 10⁻15, कहोगे 10⁻15, यस यस यस। अगर इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर दूँ, इसको ऊपर भेज दूँ, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 10�5। इसको याद रखिएगा, मीटर मीटर कट जाएगा, ठीक। वॉल्यूम का क्या रेडियस, सॉरी वॉल्यूम का क्या वो होगा, रेशियो। आपका एटम है कैसा, स्फेरिकल है, स्फेरिकल का वॉल्यूम बताएं कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर कितना है, 10⁻10, इसका क्यूब अपॉन में सर 4/3 पाई आर क्यूब 10⁻15 3। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बोल रहा हूँ बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो 4/3 पाई आर, ये तो चला जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 10⁻30, और यहाँ पे क्या जाएगा, 10⁻45। थोड़ा सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा, 10⁻15, 10⁻15। इसको भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, एक और, R = R, जब पहले प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू A⁻1/3। सर ये A क्या है, मास नंबर, क्या है, मास नंबर।
मास नंबर कैसे निकालते हैं सर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कर दो, वही तुम्हारा मास नंबर होगा। इसी को हम लोग न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो R इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू डिफर करेगी 1.1 10 की पावर -15 मीटर से लेकर 1.41 10 की पावर -15 मीटर तक। अच्छा मैं आपको बता दूं कि आपका वन फर्मी मीटर आपका होता है 10 की पावर -15 मीटर। तो मैं इसको फर्मी में भी लिख सकता हूँ। तो 1.1 से लेकर आपकी ये वैल्यू डिफर करेगी 1.41 तक, फर्मी मीटर एफएम तक। तो ये कुछ कांस्टेंट की वैल्यू, इसमें से एक दो न्यूमेरिकल्स भी आप क्या आ सकते हैं। आपको मास नंबर दे देगा या फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर दे देगा, आपसे पूछेगा रेडियस कितना है। ये वैल्यू अगर नहीं दी होगी तो इन दोनों में से कोई वैल्यू रख दो, चल जाएगा। या फिर सर क्वेश्चन में इन दोनों में से कोई ना कोई, इनके बीच में कोई ना कोई वैल्यू आपको दे रखी होगी, कोई ना कोई वैल्यू आपको दे रखी होगी। अच्छा, इसके बाद एक डेरिवेशन और है डेंसिटी की। किसकी डेरिवेशन है? डेंसिटी की। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। अच्छा, किसी भी एटम के मास को मैं क्या बोलूंगा? एटम की डेंसिटी निकालेंगे ना। चलो न्यूक्लियस की निकालते हैं, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को तो लेते भी नहीं है ना। तो अगर मैं मास की बात करूं तो मास क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक, इसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एएमयू में कितना होता था? ये भी एक होता था, ये भी एक होता था। चलो इसका भी कोई जनरल तो हम लोग जानते हैं नहीं, तो उसको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ए बोल दें। एएमयू, ए आपका मास नंबर, एएमयू उसकी यूनिट। एएमयू क्या है? यूनिट है। क्या है? यूनिट है। अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा सर? वॉल्यूम न्यूक्लियस का क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। चलो आओ रखते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास कितना है? एएमयू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या ले बे? आर तो यही था न्यूक्लियस का निकाले थे। ये न्यूक्लियस का, ये बेटा याद रखना, ये न्यूक्लियस का रेडियस है। किसका रेडियस है? न्यूक्लियस का रेडियस। इसका फॉर्मूला क्या है? आर नॉट ए 1/3 का होल क्यूब। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर देंगे। एएमयू अपॉन में 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए। 1/3 से 3 कट जाएगा, ये ए से ए कट जाएगा। एएमयू क्या होता है? 1 एएमयू, यहाँ पे 1 एएमयू बचा ना ऊपर। 1 एएमयू इज इक्वल टू 1.67 10 की पावर -27 kg, या फिर सर इसको लिख सकते हैं 1.67 10 की पावर -24 ग्राम। 24 ग्राम, याद आया? पिछली क्लास में बता के आ रहे हैं, है ना। अच्छा, थोड़ा सा रख दें वैल्यूज को। तो ऊपर एएमयू की वैल्यू कितनी? 1.67 10 की पावर -24 ग्राम में रखेंगे, क्योंकि नीचे हमारा कौन सा रहेगा? ये नीचे 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 अच्छा, एक चीज और है, इसको सेंटीमीटर में भी लिख सकते थे। अगर सेंटीमीटर में लिखता तो 10 की पावर -13 सेंटीमीटर इसको लिख देता, और इसको भी मैं 10 की पावर -13 सेंटीमीटर लिख देता। बताओ मैं सेंटीमीटर में क्यों लाना चाह रहा हूँ? अगर ऊपर ग्राम है तो नीचे सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर रहती है, केजी पर सेंटीमीटर नहीं रहती। ठीक है, हम केजी पर मीटर में भी निकाल सकते हैं। रुको कर सकते हैं, है ना। हाँ अपॉन में 4/3 पाई आर नॉट
आर नॉट की वैल्यू इसमें से कोई भी उठा के लिख लो, तो 1.1 का क्यूब इंटू 10⁻13 का क्यूब और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। इसको जो सॉल्व करके पूरी वैल्यू आती है वो हमको याद है इस समय, इस वजह से लिखे दे रहे हैं। और 10⁻15 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है क्योंकि 3 बार वहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर 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 3 बार होगा। ठीक सर, ये डेंसिटी है, ये डेंसिटी फिक्स है, ये डेंसिटी फिक्स है। मतलब मैं यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होगा, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी। डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, है ना। जो कि ये है, इसको आप केजी पर मीटर में भी निकाल सकते थे, ऊपर केजी रख दो नीचे फिर मीटर रख दो। मीटर में क्या हो जाएगा 10⁻⁻15, लेकिन सब सॉल्व करके सब यहाँ सॉल्व हो जाएगा। पाई की वैल्यू क्या हो सकती है, पाई की वैल्यू 3.14 है ना। सॉल्व कर देंगे तो इतना आंसर आता है बेटा, याद रख लेना। डेंसिटी कांस्टेंट होती है और न्यूमेरिकल की जो डेंसिटी है, सॉरी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो आपके ना ही एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती, एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंड नहीं करती, ना ही एटॉमिक मास पे डिपेंड करती, दोनों में से किसी पे भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, डिपेंड नहीं करती। तो ये थी आज की क्लास, ये था आज का लेक्चर जिसमें आज मैंने आपको पढ़ाया कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पडिंग मॉडल बोला जाता है। प्लम पडिंग कभी वो क्रिसमस में देखा है, केक जिसके ऊपर चेरी लगी होती है, चेरी लगी होती है, केक चेरी वाला वैसा होता है, ठीक है, प्लम पडिंग। और थॉमसन जो एटॉमिक मॉडल देके चले गए, फतुआ था, कुछ भी नहीं था उसमें। रदरफोर्ड आए, बच्चे आए, गीगर और मार्सन, पूरी थ्योरी दी, लेकिन उस थ्योरी को कौन अपने नाम पे ले लिया अपने नाम पे, किसने, रदरफोर्ड ने। किस ले लिया, रदरफोर्ड ने। और उनकी बच्चों की थ्योरी को अपनी थ्योरी बता के नाचने लगा और ये सब बताया। कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बताई, जैसे डेंसिटी वाला आगे भी चलेगा। ये डेंसिटी वाला बहुत अच्छा बताया है कि भैया आपकी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो डिपेंड ही नहीं कर रही है किसी और चीज़ पे, किसी और चीज़ पे डिपेंड ही नहीं कर रही, ना एटॉमिक नंबर पे ना एटॉमिक मास पे। कोई भी रेशियो ले लोगे, कितना भी मास ले लोगे, तो जो भी मास होगा वो आपका ऊपर नीचे कट जाएगा। देख रहे हो ना, ए और ए की जो वैल्यू है वो कटी जा रही है, वो बच नहीं रही है, वो कटी जा रही है, बच नहीं रही है, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि डेंसिटी आपकी कांस्टेंट रहने वाली है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट थी, है ना। तो आज का लेक्चर ये बेटा यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप आते रहिएगा, सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। अगले लेक्चर में आप आओगे तो आपको बोर के बारे में थोड़ा बताना शुरू करेंगे और डुअल नेचर के बारे में पूरा थ्योरी है आपके इस चैप्टर में, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, तो उस पर भी हम जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी सी ही। आज गर्मी काफ़ी है, दोपहर में लेक्चर बनाना पड़ रहा है मजबूरी की वजह से, तो हालत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। हाँ आप लोग समझते होंगे। बच्चे कह रहे हैं कि सर 2-2 लेक्चर लाओ बेटा, नहीं हो पाता है, पता नहीं, सोचा था मैंने कि कर लूँगा, लेकिन वीडियो शूट करो, फिर उसको एडिट करो, एडिट करके फिर अपलोड करने में काफ़ी झंझट होता है। 15-15 GB की वीडियो हो जाती 40 मिनट की, क्योंकि अच्छी क्वालिटी में अपलोड करूँगा, खाली ख़राब क्वालिटी में अपलोड करूँगा तो आप लोग को दिखेगी नहीं अच्छे से, है ना। तो पूरा टाइम उसी में चला जाता है। सच बात कहूँ तो वीडियो बनाने में कम टाइम लगता है, वीडियो को अपलोड करने में, आप तक पहुँचाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब मेरे साथ कोई है तो है नहीं, थंबनेल मैं बनाऊँ, सारा डिस्क्रिप्शन, टाइटल और यूट्यूब पे जो डालने के लिए हैशटैग वैशटैग लगाने होते सब मैं लगाऊँ। अगर ऐसे ही डाल दूँ तो बिल्कुल बेटा कोई नहीं देखेगा, फिर मेरा भी मन नहीं करेगा बनाने का। आप में से 10-5 लोग देख लेते हैं तो मेरा थोड़ा मन भर जाता है कि मेरे बच्चों ने देखा, है ना। अगर आप में से कोई नहीं देखेगा तो मैं क्या अकेले अपने लिए बनाऊँगा? अकेले तो मैं अपने कमरे में बैठ के पढ़ सकता हूँ ना, मेरे को वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं। तो वीडियो बना रहा हूँ कि भाई अच्छे से वीडियो बना के रख दूँ एक बार, तो एक दिन में 2 नहीं बन पा रही हैं, थोड़ा और मौसम ठीक हो, थोड़ा ठंडा का आए, है ना, तो हम लोग काम करेंगे
वैसे जैसे ऐसे चल रहे हैं ना, एक दिन में अगर एक लेक्चर भी लाऊंगा मैं, तब भी हम लोग आराम से कंप्लीट कर देंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं। मैंने आपको बताया था कि 250 लेक्चर 290 लेक्चर लगेंगे लगभग, उससे कम ही लगेगा बेटा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। ये हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है, चौथा चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री वाला, 1-2 लेक्चर में और ले आऊँगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आते रहिएगा, समझते रहिएगा। मेरा नाम है जनार्दन दीक्षित, है और रहेगा। और आपका चुन्नू मुन्नू, कुछ यहाँ पे लेक्चर्स आ रहे हैं बेटा, लिंक आ रहा है, देखो, दबाओ, पढ़ो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।